सीएम धामी के यूट्यूब चैनल को मिला सिल्वर बटन। सीएम ने कहा प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष का कटाक्ष। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा पूंजी निवेश के लिए यूपी से लेनी पड़ेगी जमीन। मंत्री ने की स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा। दिसंबर तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। अधिकारी गुणवत्ता का भी रखें ख्याल। विकासनगर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में 18 बीघा अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए ने चलाई जेसीबी। एसडीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। 31 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर होगा आयोजन। 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। और बारिश बर्फबारी से थमने लगी केदारनाथ यात्रा की रफ्तार। दर्शनार्थियों की संख्या होने लगी कम। 7,905 शिव भक्तों ने बाबा केदार के किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी धामी सरकार की मुश्किलें निकाय चुनाव ने बढ़ा दी हैं। दरअसल निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर किया जा सके। राज्य में अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक सरकार ने निकाय चुनाव के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है, जिससे माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सरकार निकाय चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाते हुए जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन निकाय चुनाव ने बढ़ा रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस, आप समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विपक्ष जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस, आप समेत तमाम दलों ने जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद का कहना है कि 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक परिसीमन नहीं कराया है और ना ही जाति के आधार पर वोटरों का सर्वे। साथ ही नए वोटर आईडी कार्ड बनवाने की भी कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। इससे साफ है कि सरकार ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता में आक्रोश है और सरकार को हार का एहसास है। इसको देखते हुए सरकार ने जनता में संशय की स्थिति पैदा कर दी है और सरकार की पूरी कोशिश है कि निकाय चुनाव टल जाए। वहीं भाजपा ने विपक्ष के तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार निकाय चुनाव कराने के पक्ष में है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक चुनाव की तैयारियां नहीं करा पाई और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार जो है, प्रदेश की सरकार इस चुनाव से भाग खड़ी हुई है, क्योंकि धामी सरकार के मन में निकाय चुनाव का हार का डर बैठा हुआ है, जिससे उनकी कुर्सी भी हिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हार के डर से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से भाग गई। और दूसरी हमारी ये मांग है कि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, जिन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले लगे रहे, बार बार उनसे सवाल हुए और उन्हें मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखना पड़ा। तो आज आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि सुनील उनियाल गामा अपनी व अपने परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करे। कुल कितनी संपत्ति उनकी आज की डेट में है वो सार्वजनिक है। देखिए, आरएसएस की बैठक हो रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। भाजपा को जिताने के लिए आरएसएस वैसे भी जी तोड़ मेहनत करता है। पूरा एजेंडा बीजेपी में आरएसएस का ही चलता है। भाजपा
भले ही फ्रंट पर दिखाई देती हो, लेकिन उसके मूल में आरएसएस ही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में हो चाहे देश में हो, महंगाई चरम पर है, घर घर में बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नज़र नहीं आ रही है। डबल इंजन के नाम पर 2017 में भी 2022 में भी वोट मांगा गया, लेकिन वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर ही नहीं उतरा है। तो जनता में आक्रोश है और इस आक्रोश का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और यहाँ से आरएसएस कितना ही जोर लगा ले, बीजेपी कितना ही प्रचार प्रसार करे, इवेंट आयोजित करे, लेकिन पांचों लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी, ये निश्चित है। नगर निगम के जो चुनाव हैं वो अपने समय पे ही होंगे और कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे उनकी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। और जो भी समय है, जो डेट्स हैं वो सामने आ जाएंगी और हम लोग जो हैं चुनाव की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भी हमारी पूरी टीमें जो हैं प्रत्येक जगह पे मौजूद हैं और सभी लोग जो हैं अपने अपने कार्यों को लेके मुस्तैद हैं। तो सभी चुनाव जो हैं अपने अपने समय पे ही होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने भी सरकार से निकाय चुनाव के लिए अब तक कार्यक्रम घोषित नहीं करने पर सवाल पूछा है, जिसके बाद तमाम विपक्ष दलों ने भी सरकार पर निकाय चुनाव के लिए दबाव बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते सरकार निकाय चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने सभी दलों को तैयारियों के लिहाज से पीछे छोड़ रखा है। इन सबके बीच देहरादून में आरएसएस कार्यालय में आरएसएस की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने पर मंथन किया गया। वहीं विपक्ष ने आरएसएस की इस बैठक पर कटाक्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के विशेष अलग से कोई तैयारी नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा जनता की सेवा में विश्वास करता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे वर्ष भर 24 घंटे जनता के बीच में जन सेवा में लगी रहती है और उसी के बदौलत हम जनता में अपना स्थान बनाते हैं। और आगामी चुनाव को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में और देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे आयोजित हो रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता का एक बार नहीं अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद मिला है, 2024 में हम 2014 और 19 के मुकाबले और बड़ी प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी धामी सरकार की मुश्किलें निकाय चुनाव ने बढ़ा दी हैं। दिसंबर महीने में समाप्त हो रहे निकायों के कार्यकाल में अब 1 माह का ही समय बचा है, लेकिन अब तक परिसीमन का ना होना, ना ही जाति के आधार पर वोटरों का सर्वे होना, साथ ही नए वोटर आईडी कार्ड बनवाने की भी कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू ना करने से साफ है कि इतना सब 1 महीने में संभव नहीं है। ऐसे में क्या माना जाए कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती? क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव का जोखिम नहीं लेना चाहती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। डोईवाला नगर के वार्ड नंबर 1 लच्छीवाला में आया 16 फुट लंबा विशाल अजगर। आपको बता दें शुक्रवार सुबह रिहायशी इलाके में देखा गया ये अजगर, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लच्छीवाला स्थित कैंट बेरी स्कूल वाली गली में 16 फीट का ये लंबा
अजगर दिखाई दिया जिसका वजन लगभग 60 किलो बताया जा रहा है। विशालकाय अजगर के भय से घबराए लोगों ने सर्प मित्र भारत भूषण पेले को बुलाया। सर्प मित्र ने पीआरडी जवान की सहायता से अजगर को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र भरत भूषण पेले को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। 16 फुट का अजगर था और उसको उसके पराग छोड़ देगा क्योंकि उसको पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। ये इतना बड़ा अजगर है कि एक छोटा बच्चा इंसान का, कुत्ता, बछड़ा, हिरन जिसको खा सकता था और एक घर में था। सूचना मिली 5 या 7 जमने से पकड़ लिया। सांप को तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, खतरा हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में आकृति सोसाइटी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली समिति पत्रकारों के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई और उनको इस बारे में भी जानकारी नहीं थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी प्रस्तुत की गई, जिसके बाद पदाधिकारी आपस में ही उलझ गए। ऐसे में पदाधिकारी भी आपको बता दें तितर बितर नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगे। मीडिया के सवाल पूछने के बाद कई पदाधिकारी मौके से गायब हो गए। जब अलग अलग पदाधिकारियों से पूछा गया तो पता चला कि आकृति सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बीच किसी ने उनकी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से दावेदारी शुरू कर दी और यहाँ से मामला बिगड़ गया और बखेड़ा खड़ा हो गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पदाधिकारी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए और अपनी अपनी बात कहने लगे। इस हंगामे के बाद सोसाइटी काफी चर्चाओं में आ गई। बिल्कुल, मैं कट्टर मिसेस ममता बिष्ट आकृति सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी प्रेसिडेंट है कुसुम डिगारी, वो यहाँ पे नहीं आई है और मुझे बोल दिया गया था कि हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि सभी सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम। ये हर्षवर्धन जी हमारे प्रचार मंत्री हैं जो आकृति सोसाइटी के, उन्होंने लिखा है। निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 21/10/2023 को प्रातः 11:30 पर आकृति सोसाइटी जस्ट फार्म हल्द्वानी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लॉजिक नहीं लिखा था उसके पीछे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक संस्था जो है सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य करती है जिसमें शिक्षा का योगदान ज्यादा रहता है, इसलिए ये कार्य। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार हर की पैड़ी में पंत दीप पार्किंग ठेका की अवधि समाप्त होने के बावजूद अधिकारियों की मिली भगत से समयावधि बढ़ाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक्सटेंशन को रद्द करते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश जारी किए हैं। हरिद्वार में एक पंतद्वीप पार्किंग है, अराउंड 1 लाख स्क्वायर मीटर्स में उस पार्किंग का ठेका दिया गया था 3 साल के लिए। उस 3 साल के ठेके को पूरा होने के बाद भी अधिकारियों ने, सरकार ने उसको 629 दिन और बढ़ा दिया था। उस एक्सटेंशन को हमने चैलेंज किया था कि ये बिल्कुल ही गलत, इलीगल और आर्बिट्रेरी है। माननीय न्यायालय ने आज अपना जजमेंट डिलीवर किया है, उस इलीगलिटी को माना है। उसका एक्सटेंशन जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई गई है और ये मैटर सीबीआई को भी रेफर कर दिया गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हमारी प्रेयर थी कि जो एक्सटेंशन दिया गया है 629 दिन का, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद के ऊपर, वो फुल ऑफ करप्शन है, खाली करप्शन है और कुछ नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय सेना की ओर से कोटद्वार में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक अग्निवीरों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए दूसरी बार आयोजित हो रही इस भर्ती में करीब 3,500 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कोड़िया स्थित विक्टोरिया
क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने जा रही इस भर्ती की तैयारियों की यदि बात की जाए तो इसके लिए आधा दर्जन विभागों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई। भर्ती है वो अगले माह नवंबर में 27 से 29 तक उसकी डेट निर्धारित हुई है और उसमें जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये पता चला है कि लगभग 3 से 3,500 जो भर्ती के लिए यहाँ पर आएंगे जिनका फिजिकल होना है वो कैंडिडेट्स हैं और 3 दिनों में लगभग 750 एक दिन है, एक दिन 1150 और एक दिन अगले दिन लगभग 1150 के आसपास है, तो इनकी भर्ती होनी है। इसमें हमारी तरफ से जो ट्रैफिक की ड्यूटीज़ हैं वो भी लगाई जाएंगी और वहाँ पर जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यकता होगी कोऑर्डिनेशन की। रुक रहे अगली खबर का खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। देर शाम डीएसए मैदान में डांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में आयोजित किया गया। डांडिया डांस में स्थानीय लोगों के साथ राधा कृष्ण मां दुर्गा के वेशभूषा में आई महिलाएं व बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। नृत्य में प्रतिभाग करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है। दिन भर व्रत के बाद देवी दुर्गा के सम्मान में डांडिया नृत्य से एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। एक तरफ हम माँ के व्रत रख रहे हैं, वो 9 दिन के व्रत जो मुश्किल होते हैं लेकिन उसको करने में जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है वो अपार है। और उसके साथ साथ इस एनर्जी के साथ व्रत रखते हुए डांडिया में एंजॉय करना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। सब माता रानी की कृपा है, सब ऊपर वाला हमें देने वाला। दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल का ये प्रयास रहा है कि हम लोग अपने न केवल उत्तराखंड की बल्कि पूरे भारत को वसुदेव कुटुंबकम की तर्ज पर यहाँ पर अलग अलग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र की संस्कृतियों को जीवंत करने का प्रयास करें। और उसी की आज एक ये उदाहरण था, एक पहल थी कि हमने आज, अगर आपने आज का कार्यक्रम देखा होगा कि हमारे कुमाऊनी कल्चर से लेकर जो हमारे कुमाऊं की परंपरा है, संस्कृति है, वहाँ से लेकर असम का बिहू नृत्य से लेकर हिमाचल प्रदेश का जो संस्कृति है उसको जीवंत करने का काम किया। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर में बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए शहर में नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे इंतजामों को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने नाकाफी बताते हुए नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। दीपक बलियूटिया ने कहा कि नगर निगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खानापूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की ज़रूरत है और वो भी लगातार की जाए। अभी शहर के कुछ हिस्सों में ही फॉगिंग हो रही है और फॉगिंग लगातार नहीं की जा रही है। वहीं दीपक बलियूटिया ने कहा कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं हैं, जिस कारण डेंगू के मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहाँ फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहाँ करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के इसमें मैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैणी सेना हमारी नगर निगम से काम कर रही थी घर घर में जा करके, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सेल का छिड़काव करना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर में आतंकियों से कनेक्शन होने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एनआईए तथ्य जुटाने के लिए कथित आतंकी शहनवाज को लेकर किच्छा पहुंची थी तथा इससे पूर्व भी एनआईए की टीम 2 बार आतंकियों से कनेक्टिविटी होने के चलते बाजपुर आदि में तथ्य जुटाने के लिए आ चुकी है।
अब उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में उत्तराखंड एसटीएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर से पुलिस ने नार्को आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बात अगली खबर की करेंगे। खबर चमोली से है, जहां सचिव समाज कल्याण आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले उत्तराखंड शासन ब्रजेश कुमार संत की अध्यक्षता में चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक के बौला श्रीकोट में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सड़क, विधवा पेंशन, शिक्षा, बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं जनता ने उनके सम्मुख रखी। समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा शिविर में जरूरतमंदों को उपकरण भी बांटे गए। सरकार और शासन की तरफ से जाएं और विशिष्ट किसी गांव में जाकर वहां की जो ग्राउंड लेवल समस्या उनको सुने और जो समस्याएं शासन जिला स्तर पर संभव हैं वो तो जिलाधिकारी अपने स्तर से देखते हैं। जो समस्याएं शासन स्तर पर दिक्कतें करती हैं उनका समाधान किया जाए। उसी के प्रसंग संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मैंने सारी समस्याएं सुनी। समस्याएं PMGSY की भी हैं, PWD की भी हैं, कुछ समाज कल्याण की भी हैं, राशन कार्ड से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याएं देख ली गई हैं। अगर कहीं कोई पॉलिसी मैटर में चेंज करने की बात होगी तो मैं बात शासन तक पहुंचाऊंगा और वहां पॉलिसी मैटर में चेंज किया जाएगा यथोचित जो भी संभव हो पाएगा। और जो जिला स्तर की समस्या है मैंने DM साहब से रिक्वेस्ट कर लिया है, वो अपने स्तर से उनको दूर करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। ऋषिकेश रात चंद्रभागा पुल पर बाहरी राज्यों से आए मंचलों ने नशे की हालत में गोली चला दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तपोवन से हरिद्वार की ओर जा रही कार में सवार लोगों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कार में सवार एक युवक ने गाड़ी से उतरकर लोगों को डराते हुए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। वहीं बाकी साथियों ने लड़कों पर जमकर हॉकी बरसाई। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे जो पूरी तरह से नशे में धुत थे। विवाद बढ़ते हुए देख लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिसे देख वो लोग कार लेकर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शहर में इस तरह की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं ऋषिकेश पुलिस भी घटना को लेकर जांच में जुट गई है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।